बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 जो कि आपकी बायो का फर्स्ट चैप्टर है और चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस या फिर जैव प्रक्रम। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैव प्रक्रम होते क्या है उसके बारे में जानना जरूरी है। तो हमने सजीव और निर्जीव बहुत हम बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत पुरानी क्लासेस में हमने पढ़ा है कि एक सजीव होती है कुछ चीजें निर्जीव होती हैं। तो सजीव और निर्जीव में जो बेसिक डिफरेंस है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं श्वसन की या फिर रेस्पिरेशन की, तो जो सजीव होते हैं वो सांस लेते हैं, निर्जीव सांस नहीं लेते। सजीव वस्तुएं खाना खाती हैं, निर्जीव वस्तुएं खाना नहीं खाती। तो इसका मतलब है कुछ बेसिक से डिफरेंस है सजीव और निर्जीव में। सजीवों को जीवित रहने के लिए, सजीव बने रहने के लिए उन्हें कुछ कार्य करने पड़ते हैं, कुछ प्रक्रम करने पड़ते हैं, उन्हें ही हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, देखिए पढ़ते हैं। ऑल द लिविंग थिंग्स टू स्टे लिव, मतलब हर लिविंग थिंग को, हर सजीव वस्तु को जीवित रहने के लिए नीड टू कैरी आउट सम प्रोसेस, कुछ कार्य करने पड़ते हैं, नोन एज लाइफ प्रोसेस, उन्हें ही हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। इन शॉर्ट, अगर वो कार्य सजीव ना करे तो वो निर्जीव हो जाएगा। जैसे कि सबसे बेसिक अगर हम बात करें, मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया कि आपको बिस्तर में ही लेटे रहना है 10 दिन, आपको कुछ काम नहीं करना है। क्या उन 10 दिनों में आपको भूख नहीं लगेगी? क्या आपको यूरिन नहीं आएगा या फिर आप सांस नहीं लोगे? तो ये सारे काम भी आप करोगे चाहे आप 10 दिन लेटे रहते हो। तो जो ये बेसिक से काम है जो आप बिना कुछ करे भी आपको करने पड़ रहे हैं, खड़े हैं हम, सांस ले रहे हैं, तो ये हमारी बहुत बेसिक काम है, ये हमें करना पड़ता है। इसी को हम कहते हैं अपना जैव प्रक्रम, मतलब ये वो काम जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि जैव प्रक्रम कौन कौन से होते हैं। मान लीजिए हम किसी इंसान का, किसी ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से वो लाइफ प्रोसेस हैं जो कि इंसान को जीवित रखने के लिए जरूरी है। इंसान हो गया, प्लांट हो गया, इंसेक्ट हो गया, ये सारी चीजें, ये जो भी हम 3-4 चीजें पढ़ेंगे सब पे लागू होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है, मान लीजिए इंसान की बॉडी को अगर हम एक गाड़ी की तरह ट्रीट करें तो गाड़ी जब तक नहीं चलेगी, जब तक उसमें फ्यूल नहीं डलेगा, पेट्रोल डीजल कुछ नहीं डलेगा, तब तक तो वो गाड़ी बिल्कुल चलेगी ही नहीं। सेम वे इंसान को भी फ्यूल की जरूरत होती है। और फ्यूल हम किस तरीके से लेते हैं? फूड लेते हैं हम फ्यूल की तरह। ठीक है, टेक फूड। तो पहला जो हम काम करते हैं वो क्या करते हैं? हम फूड लेते हैं, खाना खाते हैं हम। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर एनर्जी नहीं बनेगी। तो इसको अगर मैं साइंटिफिक टर्म में बोलूं तो इसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। खाना खाने को हम कहते हैं न्यूट्रिशन और हिंदी में इसे कहते हैं पोषण, पोषण करना। ठीक है, अच्छा, अब आपने खाना खा लिया, खाना आपके स्टमक में पहुंच गया, आपने जो भी खाना खाया वो आपके स्टमक में चला गया। ठीक है, लेकिन क्या हमारे स्टमक को ही उस खाने की जरूरत होती है, उस एनर्जी की जरूरत होती है? नहीं, हमारे शरीर के हर पॉइंट को उस एनर्जी की, उस फूड की जरूरत होती है। तो यहाँ से जो फूड है, बाकी एनर्जी है, वो आपकी बॉडी के हर हिस्से में पहुंचती है। इसको कहते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं हम वहन। वहन का मतलब खाना आपकी बॉडी के हर हिस्से में पहुंच गया, शरीर के हर पार्ट में पहुंच गया। ठीक है, अच्छा, वहन करने के बाद क्या करना होता है? यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गया। उसके बाद क्या होता है? मान लीजिए आपने गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डाल दिया, ठीक है, लेकिन उसकी मैकेनिज्म ये होती है कि जब तक उसकी ड्रॉप, जब तक इसकी बूंद जलती नहीं है तब तक वो एनर्जी नहीं देती। सेम वे इंसान के शरीर में खाना पहुंच गया, लेकिन उस खाने को बर्न करने की जरूरत पड़ती है। वो होता है कुछ केमिकल रिएक्शंस के थ्रू और हम उसे कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो खाने के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्साइड्स बनाता है, वहां से हमें एनर्जी मिलती है। तो थर्ड आपका प्रोसेस हो गया रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है? हमें फूड से, इसमें लिख देती हूं मैं, जो फूड है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, और हिंदी में इसे कहते हैं श्वसन। ठीक है, रेस्पिरेशन हो गया। अच्छा, अब आपने खाना खा लिया, खाना आपके शरीर के हिस्से में पहुंच गया, उस खाने से आपको एनर्जी मिल गई, लेकिन रेस्पिरेशन
बाद बहुत सारा फूड ऐसा है जो बाय प्रोडक्ट की तरह रह जाता है, एक तरह से वेस्ट मटेरियल की तरह रह जाता है, उसे हमारी बॉडी से बाहर निकालना होता है। बाहर अगर हम उसे नहीं निकालेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे और एक टाइम के बाद हमारी डेथ भी हो सकती है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन या फिर हिंदी में इसे कहते हैं उत्सर्जन। ठीक है, तो आपके पास ये 4 स्टेप हैं। अच्छा, उत्सर्जन आपके 2-3 तरीके से होता है। आपका जो स्वेट निकलता है वो भी एक्सक्रीशन का ही एक पार्ट है, ठीक है, एक टाइप है। तो अब आपके पास ये 4 प्रोसेस हैं, लाइफ प्रोसेस। पहला कौन सा है कि आप खाना खाओगे, दूसरा उस खाने को आप बॉडी के हर हिस्से में पहुंचाओगे, तीसरा उससे आप केमिकल रिएक्शन करके उस फूड को आप एनर्जी में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। ठीक है, कुछ केमिकल प्रोसेस होते हैं इसमें। उसके बाद जो आपका बाय प्रोडक्ट निकलेगा, वेस्ट मटेरियल रह जाएगा बॉडी में, उसे आपको बाहर निकालना है। ठीक है, ये जो 4 स्टेप हैं इन्हें हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। मतलब हमें जीवित रहने के लिए ये चारों चीजें करनी ही पड़ती है रेगुलर बेस पे। अगर हम ये चारों चीजें कह रहे हैं तो हम कहेंगे कि हमारा जो लाइफ प्रोसेस अच्छे से चल रहा है। ठीक है, तो ये हम चारों जो पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में, हम इन चारों पॉइंट्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है, सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये वाले जो प्रोसेस हैं, ये वाले जो स्टेप्स हैं, ये केवल इंसानों में नहीं होते, इंसेक्ट्स में भी यही होते हैं, एनिमल्स में भी यही होते हैं। ठीक है, मान लो हम प्लांट की बात कर रहे हैं, कोई प्लांट है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है प्लांट में, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बेसिक सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले टेक फूड, क्या प्लांट भी फूड लेते हैं? हाँ बिल्कुल, वो अपना फूड बनाते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, सनलाइट लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, CO2 लेते हैं, सनलाइट लेते हैं और उनका यूज करके वो खाना बनाते हैं। अच्छा, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, क्या प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है? बिल्कुल होता है। फूड अगर एक पार्ट में बन रहा है तो प्लांट का जो बाकी का पार्ट है, इवन फ्लावर है, फ्रूट है, कुछ भी है, सबको नरिशमेंट चाहिए, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में भी। ठीक है, थर्ड पार्ट है रेस्पिरेशन। बिल्कुल, रेस्पिरेशन भी होता है, जो फूड सेव होता है उसमें, उसे रेस्पिरेशन के थ्रू ही वो एनर्जी लेते हैं। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन भी होता है, एक्सेस ऑफ वाटर वगैरह जो होता है उसे प्लांट निकालता है। वो कैसे करते हैं वो सारा हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आपके पास जो पॉइंट आ गया वो आ गया न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन सबसे पहले हमें पढ़ना है कि न्यूट्रिशन कैसा होता है, क्या होता है और इसके अलग अलग टाइप क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने न्यूट्रिशन अभी क्या पढ़ा, प्रोसेस ऑफ गेटिंग फूड, मतलब खाना लेना, खाना खाना, उसे ही हम न्यूट्रिशन कहते हैं, पोषण कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अच्छा, अब पोषण के अलग अलग मोड हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं कि कोई अपना पोषण किस तरह से लेता है। ये डिपेंड करता है उनके बॉडी स्ट्रक्चर पे, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पे। ठीक है, तो बेसिकली 2 मोड होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉप और एक होता है हेट्रोट्रॉप। ऑटोट्रॉप को आप हिंदी में कहते हैं स्वपोषी, स्वपोषी, और हिंदी में हेट्रोट्रॉप को कहते हैं परपोषी। स्वपोषी, परपोषी का मतलब क्या है, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉपिक होता है मतलब अपना नरिशमेंट खुद करने वाला। ट्रॉपिक होता है नरिशमेंट और ऑटो होता है आपका सेल्फ। उसी तरह से हेट्रो होता है अदर और ट्रॉपिक नरिशमेंट मतलब अदर्स पे डिपेंड करने वाला, नरिशमेंट के लिए मतलब अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड करने वाले। ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ये अपना खाना स्वयं नहीं बनाते। इसका डिफरेंस आप लिख लोगे। स्वपोषी अपना खाना खुद तैयार करते हैं, परपोषी अपना खाना खुद तैयार नहीं करते, वो भोजन के लिए दूसरे सजीवों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, निर्भर रहते हैं। अच्छा, इसके बारे में और क्या लिखा है मैंने, दीज आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स मतलब बनाने वाले, हिंदी में कहते हैं उत्पादक। इन्हें क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। जैसे कि कुछ प्लांट होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, पूरा प्रोसेस। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया भी अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। दूसरी तरफ इन्हें हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स। दीज आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, उपभोक्ता। इन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं, या फिर आप कैसे लिख सकते हो, परपोषी उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता का मतलब है कि दूसरों पे डिपेंड करने वाले। ठीक है, एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग। अच्छा, ह्यूमन बीइंग ऐसे नहीं कि खाना खुद बना रहे, किचन में जाके रोटी सब्जी बना ली,
लेकिन उस रोटी सब्जी बनाने के लिए भी जो हमें गेहूं मिल रहा है वो प्लांट से मिल रहा है, सब्जियां वो भी हमें प्लांट से मिल रही है, वेजिटेबल्स, ठीक है। चाहे हम वेज की बात करें या नॉन वेज की, मीट, अंडा, ये सारी चीजें भी हमें एनिमल से मिलती हैं, मिल्क भी हमें एनिमल से मिलता है। तो हम कहीं ना कहीं दूसरे प्रोडक्ट यूज करते हैं अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। इन्हें हम कंज्यूमर्स इसलिए कहते हैं। अच्छा, अब हेट्रोट्रॉफ जो होते हैं, जो परपोसी होते हैं, ये भी 3 तरह के होते हैं। तो सबसे पहला है होलोजोइक। होलोजोइक मतलब, होलो का मतलब होता है कंप्लीट, ये होता है होल या फिर कंप्लीट, ठीक है। होलोजोइक मतलब जो कंप्लीट तरह से अपना पोषण लेता है। कंप्लीट तरह से मतलब मान लीजिए मैंने कोई एप्पल खाया या गेहूं खाया, अनाज खाया, दलिया, कुछ भी जो मैं खाती हूँ, मैं पूरे के पूरे पार्टिकल्स कंस्टिट्यूएंट को अंदर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मैं ग्लूकोज ले रही हूँ तो C6H12O6 है, तो मैं इसे पूरे को ले रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कार्बन अलग से ले रही हूँ, हाइड्रोजन अलग से ले रही हूँ, ऑक्सीजन अलग से ले रही हूँ। पूरा का पूरा हम अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं, और जो इसको तोड़ने का काम होता है वो हमारी बॉडी के अंदर ही होता है। मेनली जो चीज डिफरेंस होती है वो ये होती है कि जो हमने खाना खा लिया उसका जो पाचन है एक तरह से वो हमारी बॉडी के अंदर होगा, इसलिए हम इसे होलोजोइक कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, सेप्रोफाइट। ये यहाँ पे होलोजोइक में ह्यूमन बींग्स लिख सकते हैं हम, एनिमल्स भी बहुत सारे होते हैं। सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट क्या है, देखो यहाँ पे हमारा जो था ह्यूमन बींग्स का या फिर बाकी एनिमल्स जो होलोजोइक प्रोसेस से न्यूट्रिशन करते हैं, उनमें क्या है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम है उनकी बॉडी के अंदर। वो सारा खाना अंदर खा लेते हैं पहले, और उसका जो डाइजेशन है वो हमारी बॉडी के अंदर ही होता है, क्योंकि हमारे पास वो सिस्टम है। लेकिन कुछ लिविंग्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता कि वो फूड अंदर ले लें फिर उसे डाइजेस्ट कर लें। तो वो क्या करते हैं, पहले बाहर ही फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद उस डाइजेस्टेड फूड को अपने अंदर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ, यहाँ पे तो ह्यूमन हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे हम फंगस का एग्जांपल लें, फंगस क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे ब्रेड को आप बाहर छोड़ दो कुछ टाइम के लिए तो उसमें क्या है, ग्रीन ग्रीन फंगस लग जाता है। वो क्या होता है, मेनली फंगस क्या करते हैं, वो ग्रीन क्यों दिखता है, और सबसे पहले वो गलने लगता है, हमें उसमें से गंदी स्मेल आती है। जहां भी सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वहां पे चीजें गलेंगी पहले, ठीक है। गलने का मतलब क्यों है, जो भी इस मोड से न्यूट्रिशन कर रहा है वो पहले उस पर एक एंजाइम छोड़ेगा फूड पर, वो एंजाइम उस खाने को ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने का मतलब नहीं टुकड़े टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे ब्रेड के पीसेस कर दिए, नहीं। ब्रेड जिस चीज से मिलके बना है, मान लीजिए मैंने ग्लूकोज की बात करी, C6H12O6, तो उसे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में तोड़ देगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अलग अलग कर देगा एक तरह से, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, पहले बाहर ही खाने को डाइजेस्ट कर लेते हैं फिर उसे खाते हैं। जैसे कि मशरूम भी इसी कैटेगरी में आता है, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है कि वो खाने को अंदर लेके उसे पचा सके, ठीक है। इनमें बिल्कुल ही कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता एक तरह से। इन्हें हम कहते हैं पैरासाइट या फिर परजीवी कहते हैं। ये क्या करते हैं, चलो ये पूरी तरह से खुद में डाइजेशन कर रहे थे, ये बाहर डाइजेशन कर रहे थे क्योंकि इनमें कुछ एंजाइम्स थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कोई डाइजेशन ही नहीं करते, तो फिर इन्हें खाना कैसे मिलता है, एनर्जी कैसे मिलती है। ये क्या करते हैं, दूसरे लिविंग से अपना उसका जो डाइजेस्टिव फूड है उसे ले लेते हैं। जैसे कि लाइसिस हो जाती है, हमारे सर में जुएं हो जाती हैं, वो क्या करते हैं, हमें क्यों खुजली होती है, क्योंकि हमारे बॉडी की जो एनर्जी है, जो फूड से एनर्जी हमें मिली वो उसे डायरेक्ट ले रही है। इसके अलावा जैसे कि अमरबेल होती है, ठीक है, कैस्केटा, वो क्या करता है, दूसरे जो प्लांट है उसके ऊपर पूरी तरह से फैल जाती है, तो उसका सारा न्यूट्रिशन खुद लेती रहती है। अच्छा, जो ये पैरासाइट्स हैं, ये जिसके साथ भी रहते हैं उन्हें कहते हैं होस्ट, ठीक है। मान लीजिए लाइसिस हमारे सर में है तो होस्ट हम हो गए उनके लिए, क्योंकि हम उन्हें एनर्जी या फिर फूड प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जो अमरबेल होती है, जिस पेड़ के ऊपर फैल जाती है, उस पेड़ को अमरबेल का होस्ट कहते हैं। तो इसमें जो होस्ट होता है वो प्रोवाइड कराता है फूड या फिर एनर्जी। या फिर हमारी बॉडी में टेप वॉर्म्स होते हैं, आपके इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, तो ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं थोड़ा सा, लेकिन पूरी तरह से हमें डिस्ट्रॉय नहीं करते, हमें डैमेज नहीं करते। जैसे कि हम करें टेप वॉर्म की बात करें तो वो हमारे इंटेस्टाइन की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, वो हमारे लिए जरूरी है।
तो उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा भी है और थोड़ा नुकसान भी है। ठीक है, तो ये हो गया पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। न्यूट्रिशन के दो मोड होते हैं मेनली, एक ऑटोट्रॉफ, एक हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद बनाते हैं, इन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं। मेनली इसके अंदर प्लांट्स आते हैं और कुछ बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉफ वो होते हैं जो दूसरों से अपना खाना लेते हैं, इन्हें हम कंज्यूमर भी कहते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग और बहुत सारे एनिमल्स। ठीक है, अच्छा अब ये भी तीन तरह का होता है, एक होता है होलोजोइक, दूसरा होता है सेप्रोफाइटिक, तीसरा होता है पैरासाइटिक। होलोजोइक मतलब पूर्ण भोजी पोषण, मतलब खाने को अपने अंदर ले लेते हैं, बॉडी के अंदर ले लेते हैं, उसके बाद उसका डाइजेशन होता है, वहां से उसे एनर्जी मिलती है। दूसरा सेप्रोफाइटिक क्या होता है, मृतजीवी। मृतजीवी क्या है, ये जो चीजें पड़ी होती हैं उन पे क्या करते हैं, एंजाइम छोड़ते हैं, उससे वो खाना पहले डाइजेस्ट कर लेते हैं बाहर ही, और उस डाइजेस्टेड फूड को अपने अंदर लेते हैं। ये बिल्कुल कोई डाइजेशन नहीं करते, ये बनाया हुआ खाना दूसरे का ले लेते हैं, और जिसकी बॉडी पे ये रहते हैं उन्हें हम होस्ट कहते हैं। ठीक है, इतना समझ आया। चलिए न्यूट्रिशन में आगे हमने ऑटोट्रॉफिक पढ़ा, तो सबसे पहले हम ऑटोट्रॉफिक देखते हैं, प्लांट कैसे अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या फिर स्वपोषी पोषण। तो ये हर प्लांट में होता है, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्यों कहते हैं वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं इसके अलावा जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए लीफ है, लीफ में आपने पहले ही पढ़ा है, अगर कोई लीफ होता है मान लीजिए किसी भी शेप का है, उसके अंदर स्टोमेटा होते हैं इस तरह से, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो पुरानी क्लासेस में, स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, ये स्टोमेटा क्या होते हैं, इनके ऊपर होता है, इसे लिख लेते हैं, ये होता है आपका स्टोमेटा। इनके अंदर आपके पास होता है, वो होता है क्लोरोप्लास्ट, इस तरह से। क्लोरोप्लास्ट, और इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। ठीक है, स्टोमेटा ओपन होते रहते हैं। स्टोमेटा का जो बीच का पोर है ये कभी ओपन हो जाता है, कभी क्लोज हो जाता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मान लीजिए प्लांट को CO2 लेना है तो क्या है, ये ओपन हो जाएगा। ओपन कैसे होगा, इसमें वाटर फिल हो जाएगा तो ये स्वेल हो जाएगा, तो खुल जाएगा। अगर इसे जिस टाइम देखो, इसमें से सिर्फ CO2 अंदर नहीं आती, वाटर वेपर्स भी बाहर जाते रहते हैं, तो उसे बचाने के लिए प्लांट स्टोमेटा को बंद कर देता है। उस टाइम पे क्या होता है, ये श्रिंक हो जाते हैं, तो ये पोर बंद हो जाता है। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जो काम करते हैं वो काम करते हैं, ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं, तो जिसकी वजह से जो प्लांट है ग्रीन दिखता है। ठीक है, क्लोरोफिल क्या करते हैं, सनलाइट, सन से जो एनर्जी आ रही होती है, सनलाइट से जो एनर्जी उन्हें मिल रही होती है, उस एनर्जी को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेंगे, उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। उस केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं वाटर को ब्रेक करने में। वाटर कहाँ से आता है, प्लांट जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, ठीक है, रूट्स के थ्रू। उसके अलावा इसके पास CO2 एटमॉस्फेयर से आती है और सनलाइट आती है। तो क्या रिएक्शन होती है, रिएक्शन की अगर हम बात करें तो क्या क्या चाहिए होता है, सबसे पहले तो CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट, ये जब रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्लोरोफिल। आपके पास प्रोडक्ट बनता है C6H12O6 प्लस O2, इसे कहते हैं ग्लूकोज। ये ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर। ये बैलेंस नहीं है, देखिए यहाँ 6 है कार्बन, तो यहाँ पे 6 कर लेंगे। यहाँ 6 करते ही यहाँ हाइड्रोजन 12 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे भी हमें 6 करना पड़ेगा। अब देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, 12 और 6 18। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अगर ये 6 है, अगर मैं यहाँ पे भी 6 कर देती हूँ तो ये 18 हो जाएगा। ठीक है, ये बैलेंस हो गई। अच्छा, अब कैसे कैसे रिएक्शन होती है, देखिए सबसे पहले क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करके ये सनलाइट को, फिर सनलाइट को ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ये इस एनर्जी का यूज करता है वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने में, H में और O में ब्रेक करने में। तो ये जो O है आपके पास, ये आपको अलग से दे देता है ऑक्सीजन, और यहाँ से जो आपके पास हाइड्रोजन निकला वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके बनाता है ग्लूकोज। इसका मतलब जो आपको ऑक्सीजन मिलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के ब्रेक होने से नहीं मिलती, वो आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने से मिलती है। ठीक है, तो 3 स्टेप हो गए, यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला स्टेप क्या है? सनलाइट absorbed by chlorophyll and converted into chemical energy। ठीक है, सेकेंड स्टेप में आपके पास क्या हुआ? इस केमिकल एनर्जी से आपने वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया। एनर्जी यूज टू स्प्लिट H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, पहले में क्या करा आपने? क्लोरोफिल ने क्या करा? सनलाइट को एब्सॉर्ब किया और उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? जो एनर्जी थी उससे आपने H2O मॉलिक्यूल को स्प्लिट किया। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या होता है? H2O मॉलिक्यूल टूट गया तो यहाँ से ऑक्सीजन तो अलग निकल गया, वो आपको ऑक्सीजन अलग से मिल जाता है, तो हाइड्रोजन को कंबाइन करता है CO2 के साथ कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। हाइड्रोजन कंबाइन विद CO2 टू मेक कार्बोहाइड्रेट। हिंदी में कैसे लिखोगे आप इसको? यहाँ से जो आपके पास हाइड्रोजन आया उसने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन कर लिया, मिक्स कर लिया, रिएक्शन कर ली और कार्बोहाइड्रेट बना दिया। ठीक है, ये 3 स्टेप होते हैं आपके फोटोसिंथेसिस के। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, और क्लोरोप्लास्ट इसको स्टोमेटा को कहते हैं रंध्र। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं हरित लवक। अच्छा, अब क्वेश्चन बनता है कि जो प्लांट होते हैं, बहुत से प्लांट आपने ऐसे भी देखे होंगे जो कि ग्रीन नहीं होते, कुछ पर्पल भी होते हैं, येलोइश भी होते हैं, तो क्या फिर वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते? तो इसका आंसर है नो। होता क्या है, यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्लोरोफिल है, हरित लवक है। हरित लवक होने की वजह से, ग्रीन पिगमेंट होने की वजह से प्लांट हमें ग्रीन दिखाई देता है, लेकिन ग्रीन पिगमेंट के अलावा भी और कलर के पिगमेंट होते हैं, तो जिस कलर के पिगमेंट ज्यादा होंगे प्लांट का कलर कुछ कुछ वैसा ही दिखेगा। जैसे कि रेड पिगमेंट भी होते हैं तो वो प्लांट ज्यादातर पर्पल टाइप के दिखाई देते हैं। ठीक है, येलो पिगमेंट होते हैं, अलग अलग तरह के अलग अलग कलर के पिगमेंट होते हैं, तो वो प्लांट भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ऑक्सीजन इसने रिलीव कर दिया, छोड़ दिया एटमॉस्फेयर में, इस ऑक्सीजन को हम यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या प्लांट को खुद को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती? होती है। जैसे कि हम आगे रेस्पिरेशन या फिर श्वसन पढ़ने वाले हैं, श्वसन के थ्रू हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में लेते हैं। सेम वे प्लांट को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है अपने फूड को बर्न करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए। तो प्लांट क्या करता है? जितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट प्लांट को खुद होती है वो उतनी रख के बाकी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है, या फिर जरूरत पड़ने पर वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन भी ले लेता है। ठीक है, तो प्लांट के फोटोसिंथेसिस का डबल फायदा ये है कि एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करते हैं प्लांट, तो हमारे जो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कम हो जाती है। दूसरा, ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो कि हमारे लाइफ के लिए इसेंशियल है। हम O2 के बिना नहीं रह सकते, बिना सांस लिए नहीं रह सकते, तो इसलिए हमें बहुत सारे प्लांट्स लगाने चाहिए। अच्छा, जहाँ प्लांट होते हैं हरे भरे, वहां पे जो टेम्परेचर है वो भी वहां का काफी कम रहता है। ठीक है, तो इसलिए प्लांट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, ये हो गया न्यूट्रिशन इन प्लांट, की प्लांट कैसे अपना खाना बनाते हैं। तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो अपना खाना कैसे लेते हैं, कैसे इंटेक करते हैं, बाकी सारे प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।